तो ये है एनमा, जिसे एक दिन अचानक ही एक मैजिकल एकेडमी में समन कर लिया जाता है, जहाँ का हर स्टूडेंट और आम से आम इंसान तक मैजिक यूज करना जानता था। लेकिन बेचारे एनमा को तो मैजिक का एम भी नहीं आता, इसलिए सबको लग रहा था कि शायद ये गलती से यहाँ आ गया। पर एनमा की फिजिकल स्ट्रेंथ को देखने के बाद उन लोगों के बुरी तरह होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसकी स्वॉर्ड स्किल और फिजिकल स्ट्रेंथ के सामने इस वर्ल्ड के टॉप मैजिशियंस तक नहीं टिक सकते थे। इन सब की शुरुआत होती है एक अलग ही तरह की दुनिया से, जहां मास्क लगा एक आदमी शीशे के सामने खड़ा उससे कह रहा होता है कि मुझे दिखाओ आखिर कौन है वो जो यहाँ आने के लायक है। इसके बाद सीधा एक हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कुछ स्टूडेंट्स अपने होने वाले शॉर्ट कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं, और यहीं पर होता है एनमा, जो इस मैच को बड़ी आसानी से जीत लेता है। उसके दोस्त काफी तारीफें करते हैं कि अरे वाह एनमा, तुम तो सच में कमाल हो, पक्का कल होने वाले कॉम्पिटिशन में तो तुम ही जीतोगे। दरअसल यार एनमा पूरे स्कूल का सबसे अच्छा स्वॉर्ड मास्टर है और काफी टैलेंटेड भी। अपनी आज की प्रैक्टिस खत्म करने के बाद एनमा जब रात में घर वापस जा रहा होता है, तो इसी बीच आसपास कुछ अजीब सा माहौल होने लगा और चारों तरफ कुछ अजीब सी धुंध चलने लगती है। अब इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, अचानक उसके सामने एक बड़ी सी घोड़ा गाड़ी प्रकट हो गई, जो देख एनमा के तो होश उड़ जाते हैं। और इसके अगले पल जब उसकी आंखें खुली तो वो एक अंधेरी सी जगह पर कैद था। एनमा जैसे तैसे करके बाहर तो निकलता है, पर आसपास का नजारा देखकर तो बुरी तरह हैरान होता है। ये कौन सी जगह है? क्या मैं एक कॉफिन के अंदर था? कहीं मैं मर तो नहीं गया? आसपास खड़े लोग भी एनमा को देखकर हैरान होते हैं कि आखिर ये मुमकिन कैसे है, कोई भी इंसान इस कॉफिन से बाहर नहीं आ सकता। एनमा परेशान हो ही रहा होता है कि इतने में पीछे से एक आदमी आते हुए कहता है, कितनी हैरानी की बात है, आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई स्टूडेंट खुद कॉफिन से बाहर आ गया हो। एनमा घबराते हुए जल्दी से एक लकड़ी उठा लेता है और पूछता है कि आखिर तुम लोग हो कौन और मैं हूँ कहाँ? जिस पर वो कहता है कि शांत हो जा बच्चे, तुम अभी हमारे नाइट रेवन कॉलेज में खड़े हो, ट्विस्टेड वंडरलैंड की सबसे खास अकेडमी। यहाँ कोई भी स्टूडेंट ऐसे नहीं आ सकता, बल्कि ये अकेडमी खुद उन्हें चूज करती है कि कौन यहाँ रहने के काबिल है। ऐसे बच्चे जिनमें अनोखी ताकतें हो। साथ ही यहाँ इस प्रोफेसर से ये भी पता लगता है कि ये अकेडमी जिन भी स्टूडेंट्स को चुनती है, उन्हें अपने स्कोर्स के हिसाब से द ग्रेट 7 हाउसेस में अलग अलग बांट दिया जाता है, जहाँ वो लोग अपनी पसंद के मैजिकल फील्ड के अनुसार स्टडी करते हैं। और एनमा यहाँ इसलिए है क्योंकि उसे मैजिकल मिरर ने चुना था, जो काबिल स्टूडेंट्स को इस एकेडमी में लेकर आता है। एनमा कहता है कि शायद आप लोगों से कुछ गलती हुई लगता है, मेरे पास तो कोई मैजिक पावर्स है ही नहीं। जो सुन के वो सब लोग हैरान होते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। पर एनमा को इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चुपचाप अपना बस्ता उठाकर निकलने लग जाता है, क्योंकि कल उसका स्वॉर्ड कॉम्पिटिशन है। जो सुन वो स्टूडेंट्स आपस में बात करने लगते हैं कि क्या ही बेवकूफ बंदा है, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को छोड़ रहा है। पर इससे पहले कि एनमा जाता, अचानक सामने से कूदते हुए एक बिल्ली आ जाती है, जो एनमा से कहते हैं कि भाई देख, अगर तुझे मौका नहीं चाहिए तो ये मुझे दे दे, वैसे ही मुझे कोई मौका नहीं मिल रहा। लेकिन वो तो ये सोच रहा होता है कि ये रकून आखिर बोल कैसे पा रहा है। अबे पागल, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा नाम है ग्रिम, दुनिया का सबसे अनोखा बिल्ला। एकेडमी के स्टूडेंट्स खुद पहली बार उसे देख रहे थे, इसलिए हंसने लगते हैं कि अब एक बिल्ला बनेगा मैजिशियन, वाह। जो सुन ग्रिम गुस्से में अपनी ताकत का नमूना दिखाने के लिए चारों तरफ ही आग लगा देता है, जो देख सभी की इतनी फट गई थी कि इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। प्रोफेसर कहता है क्या डरपोक हो तुम लोग, बस एक बिल्ली से डर गए, कोई जल्दी पकड़ो इसे। पर यहाँ तो कुछ स्टूडेंट्स दूसरों को भागता देख मजे ले रहे होते हैं, और कईयों को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता। लेकिन ये सब देख उनमें से एक को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। एनमा देखता है कि वो लड़का गुस्से में ग्रिम के पास ही जा रहा था और उसे रुकने के लिए कहता है, पर वो तो उल्टा उस पर ही हमला करने लगा। जो देख एनमा जल्दी से उसे बचा लेता है। बेचारा तो शर्म के मारे लाल ही हो गया। ग्रिम समझ गया था कि अब तो उसकी वाट लगने वाली है, पर इससे पहले कि वो भाग पाता, वो लड़का अपने किसी तरह के मैजिक का यूज करके उसे गले पर एक लॉक लगा देता है, जिससे अब वो अपने किसी भी मैजिक का यूज नहीं कर सकता था। अरे वाह रिडल, बहुत बढ़िया, यही उम्मीद थी तुमसे। और ग्रिम को उठाते हुए कहता है कि आ बेटा, तुझे तो मैं बताता हूँ। इतना सब कुछ देखने के बाद एनमा को भी यकीन हो गया होता है कि ये सब कोई सपना नहीं, सब सच है। तभी अचानक रिडल बहुत ही गुस्से में आते हुए कहता है कि आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई, एक तो तूने इस जगह की बेइज्जती की और ऊपर से मेरी भी। और अब इससे पहले कि वो एनमा के साथ गुस्से में कुछ करने दे, कुछ स्टूडेंट्स आकर उसे शांत कराते हैं कि भाई रुक जा, वैसे भी ये हमारे रूल्स के बारे में कुछ नहीं जानता। पर एनमा तो भाई मैजिक के बारे में कुछ जानता ही नहीं था, तो यहाँ रहकर करेगा क्या। इसलिए उन्हें अब लग रहा होता है कि शायद डार्क मिरर से कुछ गलती हुई है। प्रोफेसर कहता है कि ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें एडमिशन नहीं दे सकता, और डार्क मिरर से एनमा को वापस वहीं भेजने के लिए कहता है जहाँ से वो आया है। पर हैरानी की बात तो यार ये थी कि पूरी दुनिया छानने के बाद भी डार्क मिरर को पता नहीं चलता कि आखिर लड़का आया कहाँ से है। ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर तुम हो कहाँ से? तो एनमा कहता है अरे जापान, और कहाँ, तुम लोग नहीं जानते क्या? जापान, इस नाम की जगह के बारे में तो मैंने आज तक नहीं सुना। एनमा ये सुन हैरान तो होता है, पर ज्यादा ध्यान न देते हुए चुपचाप अपने घर के लिए निकल जाता है। पर जैसे ही उसने जाने के लिए एकेडमी के बाहर कदम रखा, तो सामने एक बिल्कुल ही अलग दुनिया होती है, जहाँ लोग तो झाड़ुओं पे उड़ रहे थे। प्रोफेसर पूछता है कि तो क्या तुम्हारा कोई दोस्त है यहाँ जिसके पास तुम रुक सको? तो एनमा मोबाइल निकाल के कॉल लगाने की सोचता है, पर जरा भी नेटवर्क नहीं आ रहा था। और तब उसका शक यकीन में बदल जाता है कि मैं किसी अलग ही दुनिया में आ चुका हूँ। प्रोफेसर कहता है कि देखो फिलहाल इस सिचुएशन में तो मैं तुम्हें एकेडमी में नहीं रहने दे सकता, पर हाँ बगल में ही हमारा एक पुराना कैंपस है, तुम चाहो तो वहाँ रुक सकते हो। जिसके बाद प्रोफेसर एनमा को वहाँ ले जाता है, और भाई ये जगह कैंपस कम खंडर ज्यादा लग रही होती है। एनमा जैसे ही एंटर करता है तो अंदर से कुछ अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। तो प्रोफेसर कहता है चिंता मत करो, यहाँ बस कुछ भूत रहते हैं, जो अब सामने आके एनमा को डराने का ट्राई तो करते हैं, पर वो डरने के बजाय उल्टा उनसे और दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए कहता है कि और भाई कैसे हो, आज से मैं तुम लोगों का नया रूममेट। प्रोफेसर कहता है कि देखो तुम यहाँ रह तो सकते हो, पर अपने खाने पीने और कपड़े धोने का
इंतजाम तुम्हें खुद ही करना होगा। अगर चाहो तो मैं तुम्हें अकेडमी में साफ सफाई का काम दे सकता हूँ, उसमें तुम्हें पैसे भी मिलेंगे और गुजारा भी हो जाएगा। एनमा के पास भी भाई हाँ करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए सोच रहा होता है कि पता नहीं कब तक मुझे यहाँ रहना पड़ेगा, कोई ना कोई तरीका तो होगा मेरे वापस जाने का, मुझे जल्दी यहाँ से निकलना होगा। जिसके बाद अब सुबह उठने पर एनमा को कुछ स्टैचूज साफ करने का काम मिलता है। और अगर यार तुम लोगों ने डिज्नी की फेयरटेल वाली मूवीज देख रखी हैं तो इन स्टैचूज को जरूर पहचानते होगे। एनमा ये सब देख ही रहा होता है कि तभी कुछ स्टूडेंट्स आके उसे इन सारे कैरेक्टर्स के बारे में बताते हैं जो असल में पहले डिज्नी की मूवीज में हुआ करते थे। और अगर तुम लोग सोच रहे होगे कि ये सब इस एनिमे में क्यों है, तो मैं बता दूं कि एनिमे डिज्नी के विलन से इंस्पायर होकर ही बना है और एनिमे का नाम भी कुछ ऐसा ही है, डिज्नी ट्विस्टेड वंडरलैंड। अब इधर इन दोनों लड़कों पे आए तो इस लाल बाल वाले का नाम है एस और बगल वाले का नाम है ड्यूस। और यही बातों बातों में इन तीनों की ही काफी अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। एस कहता है कि यार पता नहीं वो बिल्ला कहाँ चला गया, अब लगता नहीं कि प्रोफेसर के निकाल दिए जाने के बाद कभी वापस आएगा। पर भाई वो बिल्ला ग्रिम तो वहीं छुप के बैठा था और उनकी बातें सुन के बड़ा गुस्सा होता है। असल में भाई ये ग्रिम अकेडमी में अब तक इसलिए है क्योंकि वो एनमा की जगह लेना चाहता था अकेडमी में एडमिशन लेकर। वो गुस्से में हमला करने वाला होता है कि तभी एनमा उसे अपनी झाड़ू ही मारने लगा, जो देख बेचारी की बुरी तरह फट गई। लेकिन एनमा मारता नहीं, बस उसे पकड़ के पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर आए क्यों हो, आखिर तुम इस अकेडमी में आना क्यों चाहते हो। तो ग्रिम बताता है कि इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि मैं एक जीनियस हूँ, मैजिशियन बनना मेरी किस्मत में लिखा है। यही वजह है कि मैं कई सालों तक उस ब्लैक कैरेज का अपने पास आने का इंतजार करता रहा, पर वो कभी आया ही नहीं, इसलिए अब मैं खुद इस अकेडमी तक आ गया और अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं एक मैजिशियन बन के रहूंगा। उसकी बातें सुनकर एनमा को भी अपने एक दोस्त की याद आ गई और कहता है कि हाँ तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए, कोशिश करते रहो। एस कहता है कि देख भाई बाकी सब तो ठीक है, पर इस अकेडमी में सिर्फ वही पढ़ सकता है जिसे चुना गया हो, इसलिए तू चाह के भी यहाँ नहीं पढ़ सकता। तो ड्यूस चिल्लाता है कि तुम चुप नहीं रह सकते क्या, कभी दूसरों की फीलिंग्स के बारे में भी तो सोचो। तो एस उन लोगों से परेशान होकर उल्टा ग्रिम की ओर बेइज्जती करते हुए जाने लगता है, जो देख ग्रिम भी कुछ ज्यादा ही गुस्से में आ गया था और अचानक से हमला कर देता है। पर एस ने भी अपने मैजिक से पलक झपकते ही आग को गायब कर दिया होता है और ऐसे ही इन दोनों के बीच एक घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। लेकिन तभी जोश जोश में गलती से इनके हमलों की वजह से एक स्टैचू पर आग लग जाती है, जो देख भाई ग्रिम तो डर के मारे 9 तो 11 हो गया। पर एनमा जल्दी से पानी लेकर आग बुझा देता है। उसी टाइम जब प्रोफेसर वहां से गुजर रहा होता है तो स्टैचू की हालत देखकर तो उसके भी होश उड़ जाते हैं कि भाई ये क्या है, और गुस्से में उन तीनों को ही डांटते हुए अकेडमी से बाहर निकाल देता है और वहां से जाते हुए कहता है कि शाम तक मुझे तुम तीनों इस अकेडमी में दिखना नहीं चाहिए। ड्यूस बेचारा परेशान होता है कि भाई अभी एक ही दिन तो हुए थे हमें यहाँ आए हुए, अभी ही निकाल दिया हमें। और अब प्रोफेसर के पास जाकर गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगता है कि प्लीज आगे से ऐसा नहीं होगा, आज के लिए हमें माफ कर दीजिए। इस पर वो कहता है कि हाँ ठीक है मैं तुम लोगों को माफ कर दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। और इसके अगले सीन में दिखाया जाता है कि ये तीनों जंगल में किसी गुफा की तरफ जा रहे होते हैं, क्योंकि प्रोफेसर की शर्त ये थी कि अगर ये तीनों एक बेशकीमती पत्थर को ले आएंगे तो इन्हें माफ कर दिया जाएगा। पर उनके पास बस आज रात तक का ही समय है। लेकिन यहाँ एक बार फिर से उनके पीछे पीछे ग्रिम भी पहुंच गया होता है। दूसरी तरफ प्रोफेसर ये बातें रिडल को बता रहे थे क्योंकि ड्यूस और एस उसके ही हाउस के मेंबर्स हैं, इसलिए अब उन दोनों की तरफ से रिडल खुद प्रोफेसर से माफी मांगता है। पर साथ ही वो बहुत गुस्से में भी था क्योंकि इससे उसके ही हाउस की बेइज्जती होगी, इसलिए फैसला करता है कि दोनों को ही सजा देगा। दूसरी तरफ ये तीनों जंगलों में घूमते फिरते एक घर के सामने आप पहुंचते हैं जहाँ अंदर कोई भी नहीं होता। देख के लग रहा था कि काफी टाइम से इस घर में कोई आया भी नहीं, इसलिए वो सोचते हैं कि शायद उस माइन में काम करने वाले लोग यहाँ पहले रहा करते होंगे। वहीं पास ही में ड्यूस को एक कैंडल दिखती है, पर उसे जलाने के लिए उनके पास आग नहीं है। तो एनमा ड्यूस से कहता है कि तुम अपने मैजिक से इसे क्यों नहीं जला देते। पर असल में यार बात ये थी कि किसी भी स्पेल को कास्ट करने के लिए उसे अपनी इमेजिनेशन में देखना जरूरी होता है और तो और उसकी बहुत प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। वो लोग बेचारे परेशान हो ही रहे होते हैं कि तभी ग्रिम आकर आग जला देता है। क्या यार क्या मैजिशियन बनोगे तुम लोग, ये छोटे मोटे मैजिक भी नहीं कर पाते। देख रहे हो भाई की फ्लेक्सिंग। असल में भाई ये इनके पीछे पीछे इसलिए आया क्योंकि इसने भी प्रोफेसर की बात सुन ली थी, इसलिए उसे लगता है कि अपने मैजिक को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसे मैजिक स्टोन की जरूरत पड़ेगी, इसलिए वो खुद अब इनके साथ साथ इनका लीडर बन के चलने लगता है, बिल्कुल कैप्टन ही बन गया होता है। लेकिन जैसे ही वो सब लोग उस खंडर माइन के पास पहुंचते हैं तो ग्रिम को अंदर से कुछ आवाजें आने लगती हैं, जो सुन के बेचारे ही खुद फट जाती है। जिसके बाद अंदर जाकर वो चारों उसी स्टोन को ढूंढने के लिए हर जगह खुदाई करने लगते हैं, पर काफी देर तक ढूंढने के बाद भी कुछ नहीं मिल रहा होता। जो देख ड्यूस को बहुत गुस्सा आता है कि भाई मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी, तुम ही दोनों पागलों की तरह लड़ रहे थे। अब इसी बात पर ड्यूस और एस की नोकझोंक चली रही थी कि तभी एनमा को एक आवाज सुनाई देती है और अगले ही सेकंड काफी सारा धुआं उनकी तरफ ही आने लगता है। जो देख एनमा जल्दी से कैंडल बुझा के उन्हें छुपने को कहता है और दूसरी तरफ उस धुएं के अंदर से कोई अजीब सा क्रिएचर बाहर आने लगता है। पता नहीं भाई क्या चीज है, पर खैर जो भी है वो बस आसपास देखकर दूसरी साइड चला जाता है। ड्यूस कहता है कि शायद इस मॉन्स्टर को पता होगा वो मैजिक स्टोन कहाँ है, हमें इसके पीछे जाना चाहिए। तो इस कहता है कि भाई पागल हो क्या उसके पीछे जाके मरना है क्या तुझे। वो लोग साथ नहीं आ रहे होते, इसलिए ड्यूस गुस्से में अकेले उस मॉन्स्टर के सामने चला जाता है। जो देखते ही मॉन्स्टर अटैक से बरसाने शुरू कर देता है, जिसे ड्यूस ने किसी तरह रोक लिया था। वो भी अपने कुछ अटैक्स करने का ट्राई तो करता है, पर उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा होता और वो मॉन्स्टर ड्यूस पे एक के बाद एक अटैक्स करने लग जाता है।
जिससे अचानक ही वो एक बड़े से पत्थर के नीचे दब गया। एनमा जल्दी से जाकर उसकी हेल्प करने के लिए मॉन्स्टर का ध्यान खुद के ऊपर खींचता है और इधर से ग्रिम और एस मिलकर उसमें काफी सारे अटैक्स करते हैं, पर दोनों के कंबाइन अटैक के बावजूद उसे कुछ भी फर्क ही नहीं पड़ रहा होता। फिर भी वो लोग लगातार हमले करके उसका ध्यान भटका रहे होते हैं कि जब तक एनमा ड्यूस को निकाल नहीं लेता। और इसी बीच उन्हें सामने एक चमकता हुआ छोटा सा स्टोन दिखता है, जो कि वही मैजिक स्टोन था जिसे लेने के लिए वो लोग यहाँ आए थे। पर हालात को देखते हुए एनमा उस पर ध्यान न देकर जल्दी से ड्यूस को लेकर बाहर भागता है। लेकिन बाहर आने के बाद ड्यूस और एस आपस में ही लड़ने लगते हैं, क्योंकि ड्यूस बिना मैजिक स्टोन के वापस जाना नहीं चाहता था। पर एस साफ मना कर देता है कि नहीं, तुझे जाना है तो जा, मैं नहीं जाने वाला। एनमा कहता है कि देखो, अगर हम लोग साथ मिलकर काम करें तो किसी तरह उस स्टोन को बाहर ला सकते हैं। अब ये दोनों नखरे तो दिखा रहे थे कि हम दोनों साथ नहीं जाएंगे, पर निकाले जाने के डर से मानना ही पड़ता है। जिसके बाद एनमा रास्ता साफ करने के लिए उस मॉन्स्टर का ध्यान अपने ऊपर लेकर उसे माइंड के बाहर लेकर आता है, जहाँ एकदम सही एस एक के बाद एक कई सारे अटैक्स करने लगा, पर अभी उसे फर्क नहीं पड़ता। जो देख वो अपने सबसे स्ट्रॉन्ग स्पेल को कास्ट करते हुए ग्रिम के साथ मिलकर एक कंबाइन अटैक करता है, जो कि सच में कुछ ज्यादा ही खतरनाक था। मौका देख ड्यूस भी बिना रुके अपने कुछ अटैक्स करता है, जिससे उस मॉन्स्टर को थोड़ा बहुत ही फर्क पड़ रहा था। इसलिए ड्यूस, एस और ग्रिम मिलकर एक साथ कंबाइन अटैक करते हैं, जिसके असर से काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा होता है। उन्हें लगता है कि चलो फाइनली जीत ही गए, अब रास्ता साफ है। और अंदर जाने की जैसे ही सोचते ही है कि वो मॉन्स्टर एक जायंट फॉर्म में वापस उठ खड़ा होता है। अब इससे पहले कि इन चारों की फटके चार होती, दूर कहीं से एक अटैक सीधा उस मॉन्स्टर पे आके लगता है और बस उसका खेल वहीं खत्म। ये और कोई नहीं बल्कि रिडल था, जिसने बस एक ही बार में उसे लिपटा दिया। मानना पड़ेगा भाई, लीडर वाली काबिलियत तो है बंदे में। ड्यूस और एस सोच रहे थे कि रिडल उनकी हेल्प के लिए आया है, लेकिन उल्टा वो तो इन दोनों को सजा देने आया है। और बहुत ही गुस्से में कहता है कि सिर्फ तुम दोनों की वजह से ही मेरे हाउस की बदनामी हुई, तुमने हमारे रूल्स तोड़े, इसकी सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। और रिडल के गार्ड्स आकर बेचारे ड्यूस और एस को पकड़ के ले जाते हैं। एनमा पूछने की कोशिश तो करता है कि अब ड्यूस और एस का क्या होगा, पर ये इतना अड़ियल बंदा कहाँ है जवाब देने वाला था। तो एनमा चुपचाप अब माइंड में आकर मैजिक स्टोन को निकाल लेता है। आखिरकार उन्हें वो मिल ही गया, पर ग्रिम बेचारे की तो हालत ही टाइट हो चुकी थी कि इतना मैजिक यूज कर करके। अब वापस आकर एनमा जब प्रोफेसर को स्टोन देता है तो सच में काफी इंप्रेस होता है, क्योंकि जितने भी यहाँ द ग्रेट हाउसेस के स्टूडेंट्स हैं जिन्हें डार्क मिरर चुनता है, उनमें इतना ईगो भरा होता है कभी एक टीम में काम ही नहीं करते हैं। लेकिन आज एनमा ने वो कर दिखाया ड्यूस और एस के साथ टीम वर्क करके। इसलिए खुश होकर प्रोफेसर एनमा को एक ऑफर देता है कि अगर चाहो तो तुम और ग्रिम एक डुओ के तौर पर इस एकेडमी में एडमिशन ले सकते हो। भले ही तुम नहीं, पर ग्रिम मैजिक यूज कर सकता है, तो अगर वो चाहे तो तुम्हारा पेट बन के एकेडमी में आ सकता है। अब भाई ग्रिम को तो कैसे भी एकेडमी में आना ही था, तो वो तो बहुत खुश होता है। प्रोफेसर एनमा को एक कैमरा देता है, जो कि एक मैजिक आइटम है। इस कैमरे से एनमा किसी भी क्रिएचर की फिजिकल फॉर्म के साथ साथ उसकी सोल को भी देख सकता है। यहाँ भाई इन दोनों को अवार्ड मिला होता है और उधर एस और ड्यूस को सजा देने की तैयारी चल रही थी। जिसके बाद रात में जब एनमा सुकून से सो रहा होता है, तभी दरवाजे पर कोई नॉक करने लगता है, जो और कोई नहीं बल्कि एस था। उसके गले पर लगा एक कॉलर देखकर तुम्हें समझ में आ ही गया होगा कि बेचारे को सजा मिली है, इसलिए वो एकेडमी से भागकर सीधा यहाँ आ गया। असल में उसे स्टैचू जलाने वाली गलती की नहीं बल्कि किसी और बात की सजा मिली है। दरअसल गलती से एस ने फ्रिज में रखी हुई एक पेस्ट्री खा ली थी, जो कि रिडल की थी, इसलिए बदले में उसे यही सजा मिली थी। एनमा कहता है कि देख भाई, अब खाया तो भुगत, जाके उससे माफी मांगो और क्या। एस कहता है कि हाँ बात तो सही है, अगर नहीं गया तो ये कॉलर हमेशा मेरे ऊपर लटका रहेगा, लेकिन इसे कल देखेंगे, आज के लिए मैं यही सोऊंगा। बेचारा आया तो था एकेडमी से भागकर एनमा के पास सोने, पर यहाँ के भूत तो वह सोने ही नहीं दे रहे होते। सुबह होने पर एस को ढूंढते ढूंढते ड्यूस भी पहुंचता है, जो बताता है कि आज रिडल ने 3 और स्टूडेंट्स को सजा दी है, क्योंकि वो जल्दी उठे ही नहीं। जो सुन एस की ओर फट जाती है, कहीं मैं उसके सामने गया तो मेरी और चटनी न बना दे। वो डर के मारे जाना तो नहीं चाह रहा था, पर एनमा जबरदस्ती घसीटते हुए ले जाता है। जिसके बाद ड्यूस उन्हें अपने डोम में लेकर आता है, जहाँ कुछ ट्रांसपोर्टेशन पोर्टल्स बने हुए थे। ये गेट्स असल में अलग अलग हाउस मेंबर्स के डोम में जाने का रास्ता था। एनमा जब अंदर जाता है तो आसपास की जगह काफी ज्यादा खूबसूरत थी, और ऑब्वियसली भाई रिडल एक हाउस लीडर है, तो ऐसी शाही जगह तो होनी ही थी। वहीं पास में खड़ा एक लड़का फ्लावर्स पे रेड कलर लगा रहा होता है। ये एस और ड्यूस दोनों का ही सीनियर था। एस के गले पर लगा मैजिक लॉक देख के वो दोनों के साथ एक सेल्फी लेता है और मैजिक कॉम्ब नाम की एक ऐप में पोस्ट कर देता है, जो कि एक तरह से इंस्टाग्राम की ही तरह है। और इस बंदे का नाम है कैटर। एनमा जब अपना नाम बताता है तो वो कहता है कि अरे वाह, तुम तो वही नए लड़के हो ना, काफी सुना है तुम्हारे बारे में। और हाँ, अगर तुम लोग थोड़े कंफ्यूज हो तो मैं बता दूं कि मैं इन फ्लावर्स को इसलिए कलर कर रहा था क्योंकि कल हमारी ट्रेडिशनल अनबर्थडे पार्टी होने वाली है। असल में भाई ये इनकी अनबर्थडे पार्टी एक तरह का जश्न ही है, जो कि तब मनाई जाती है जब किसी का बर्थडे नहीं होता, इसलिए नाम पड़ा है अनबर्थडे पार्टी। और अब जब ये लोग भी यहाँ आ ही गए थे तो कैटर अपना काम निकलवाने के लिए चारों को अलग अलग काम सौंप देता है। ड्यूस तो एक ही बार में अपने मैजिक से सारे फ्लावर्स को कलर करने का ट्राई करता है, पर उल्टा बेकार ही कर देता है। और ग्रिम ने तो भाई गलती से आग ही लगा दी होती है। कैटर बताता है कि इन फ्लावर्स को इसलिए कलर किया जा रहा है क्योंकि अपने रिडल भाई साहब थोड़े पुराने तौर तरीके पसंद करते हैं, जिसमें ये रेड रोजेस भी शामिल है। एस पूछता है कि वैसे हमारे हाउस वार्डन रिडल है कहाँ, मुझे उनसे कुछ बात करनी थी। कैटर कहता है कि देखो, तुम तब तक अंदर नहीं जा सकते जब तक चुराई हुई चीज को वापस नहीं करते। और चुराई हुई चीज से कैटर का मतलब उस पेस्ट्री से है जो एस ने खा ली थी। और क्योंकि उसे ऑर्डर्स नहीं मिले थे तो इसलिए अपने मैजिक से बहुत सारे क्लोन्स बनाकर सबको उठाकर बाहर निकाल देता है। और एस से कहते हुए चला जाता है कि जब तक तुम चुराया हुआ सामान वापस नहीं करोगे अंदर नहीं आ सकते। एस तो बड़े गुस्से में होता है कि साले कैटर की तो ऐसी की तैसी, एक बार बस मिल जाइए बाहर। थोड़ी देर में ही उनकी क्लास का वक्त भी हो गया होता है और यहाँ पर हमें पता लगता है कि एनमा और ग्रिम भी एस और ड्यूस की क्लास में ही है। और इसी के साथ अब इनकी फर्स्ट क्लास होती है,
जहाँ ये लोग मैजिक पोशन बनाना सीखेंगे। और ये है इनका टीचर डाइवर्स। भाई एक तो यार मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि लड़का है लड़की, सबकी शक्ल इस एनिमे में इतनी लड़कियों वाली है। डाइवर्स समझाता है कि उन्हें पोशंस बनाते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना है और क्लास में अगर कोई बच्चा फेल हुआ तो उसकी खैर नहीं। और इसके बाद अगली क्लास होती है मैजिक हिस्ट्री की, जहाँ ग्रिम तो लेक्चर से बोर होकर सो ही गया होता है, तो टीचर अपना दूसरा बिल्ला भेजकर उसे उठवाते हैं। जिसके बाद इनकी थर्ड क्लास आती है फिजिकल एजुकेशन की। और भाई ये कैसे कैसे सीन आ रहे हैं, ये टीचर कुछ ठीक नहीं लग रहा मुझे। घंटों तक अब फिजिकल ट्रेनिंग करने के बाद लंच टाइम हो गया होता है, जहाँ खाना देखकर तो ग्रिम के मुंह में बाढ़ आ गई थी। अरे वाह यार क्या खाना है, इसे कहते हैं जन्नत। वो लोग खाना लेकर बैठने के लिए इधर उधर जगह ढूंढ ही रहे होते हैं कि तभी कैटर उन्हें देखते ही अपने पास बुलाने लगता है। लेकिन एस तो भाई अभी गुस्से में था, बेइज्जती जो हुई थी इतनी। अरे भाई लोग चिल करो यार, गुस्सा थूको, आओ साथ में खाते हैं। वो लोग चाहते तो नहीं थे पर मजबूरन उन्हें साथ में बैठना पड़ता है। और ये ग्रीन वाला बंदा इनका सीनियर है, जिसका नाम है ट्रे। यहाँ बातों बातों में एनमा को जानने को मिलता है कि जो इस अकेडमी में 7 हाउसेज हैं, वो सब बाहर लगी उन 7 स्टैचू से इंस्पायर होकर बनी है। जैसे कि पहला है हार्ट लेब्यूल, ये बना है क्वीन ऑफ हार्ट से इंस्पायर होकर। इसमें ये लोग डिसिप्लिन का कुछ ज्यादा ही ध्यान रखते हैं, इसलिए तो भाई रिडल यहाँ का लीडर है। जिसके बाद अगला है सवाना क्लॉ, जो किंग ऑफ बीस्ट से इंस्पायर होकर बना है। यहाँ के स्टूडेंट्स फिजिकल स्ट्रेंथ में सबसे आगे होते हैं। जिसके बाद अगला आता है ओक्टाविनल हाउस, जो सिवान से इंस्पायर होकर बना है। इस हाउस के स्टूडेंट सबसे स्मार्ट होते हैं। फिर आता है स्कारबिया हाउस, जो सॉर्सरर ऑफ सेंट से इंस्पायर होकर बना है। इसके सारे स्टूडेंट्स मैजिक में कुछ ज्यादा ही माहिर होते हैं। जिसके बाद आता है सबसे पुराना हाउस पोमे फ्यूरी, जो फेयरेस्ट क्वीन से इंस्पायर होकर बना है और यहाँ के स्टूडेंट्स पोशंस बनाने में माहिर होते हैं। फिर आता है इग्नी हाइड हाउस, जो किंग ऑफ अंडरवर्ल्ड से इंस्पायर होकर बना है और इसमें मौजूद स्टूडेंट्स टेक्नोलॉजी में माहिर होते हैं। और अब सबसे आखिर में आता है डियासोम्निया हाउस, जो थॉरन फ्यूरी से इंस्पायर होकर बना है और इसके स्टूडेंट्स सबसे टैलेंटेड मेज होते हैं। वो लोग ये बातें बता ही रहे होते हैं कि तभी उनके पास डियासोम्निया हाउस का एक सीनियर स्टूडेंट आ जाता है, जो दिखता बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह था। मैंने सुना है कि तुम हमारे हाउस के बारे में कुछ बातें कर रहे थे, वैसे अगर तुम्हें कुछ जानना है तो पूछ सकते हो। वो इन लोगों से बातें करने में लगा होता है, पर उसके पीछे बैठे कुछ दोस्तों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता कि वो एनमा से और बाकियों से बातें कर रहा है, तो बेचारे को जाना ही पड़ता है। उसके जाने के बाद ये लोग अपनी बात आगे कंटिन्यू करते हुए बताते हैं कि दरअसल इमेजेस इन पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग ही खुद की एबिलिटी को डेवलप करते हैं। जैसे कि कैटर एक बार में अपनी कई सारी कॉपीज बना सकता है, जो उसका खुद का एक यूनिक स्पेल है। साथ ही रिडल के पास भी अपना खुद का बनाया हुआ मैजिक सीलिंग स्पेल है, जो सिर्फ वही यूज कर सकता है। ये कहता है कि यार खुद को समझता क्या है, स्पेशल मैजिक है तो क्या किसी पर भी इस्तेमाल करेगा। लेकिन तभी भाई अचानक ही रिडल सामने आ जाता है। लगता है अब तुम लोगों को मैं काफी ज्यादा बुरा लगने लगा हूँ। तुम्हें याद तो है ना, तुमने क्वीन के स्टैचू को बर्बाद किया था। वो तो हमारे प्रोफेसर अच्छे दिल के हैं, तो उन्होंने तुम्हें माफ कर दिया। अगर मैं होता ना तो बेटा तुम लोग अकेडमी के आसपास भी नजर नहीं आ रहे होते। रिडल ए से कहता है कि वैसे तो मैं तुम्हारे कॉलर को हटाने आया था, पर अब तुम्हारी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि तुम्हें अब इसकी जरूरत है और अब उन्हें खड़ा करके कैसे डिसिप्लिन में रहना है एंड दिस दैट वगैरह वगैरह सब कुछ समझा रहा होता है। और जाते जाते भी डिसिप्लिन का भाषण ही दे रहा होता है। कैटर कहता है कि देख भाई, अगर तुझे सच में कॉलर हटाना है तो केक लेकर आ जा। जो सुनते ही एस जाके ट्रे को मस्का लगाने लगता है, क्योंकि वो केक बनाने में माहिर था। ट्रे कहता है कि हाँ ठीक है मैं बना दूंगा, पर बदले में मुझे कुछ चाहिए। नहीं मैं पैसे नहीं मांग रहा, बस मुझे इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जिन्हें लाने के लिए उन्हें सवाना क्लो वालों के एरिया में जाना पड़ेगा। इसके बाद एनमा और बाकी सब सवाना क्लो हाउस के गार्डन में इंग्रेडिएंट्स कलेक्ट करने आ जाते हैं, जहाँ लिटरली दुनिया के सारे फलों के पेड़ मौजूद थे। पर तभी एनमा गलती से किसी के पूंछ पर पैर रख देता है, जो कि था सवाना क्लो का ही एक मेंबर। तो एनमा उसे सॉरी कहकर वहां से जाने ही लगता है कि तभी उसने एनमा को पहचान लिया। अरे तुम तो वही हो ना जो मैजिक यूज नहीं कर सकता। चलो छोड़ो यार, मैं इसके बदले में तुम्हें मारने नहीं वाला, तुम तो वैसे ही कमजोर हो, पर तुमने मेरी पूंछ पर पैर रखा तो सजा तो मिलेगी ही। लियोन एनमा को जड़ के एक लात मारने वाला होता है कि तभी पीछे से उसका एक साथी आ जाता है और एनमा से कहता है कि प्लीज इसे माफ कर देना, ये छोटी छोटी बातों पर कुछ ज्यादा गुस्सा हो जाता है, इस पर ध्यान मत दो। और लियोन को वहां से लेकर चला जाता है। अब कुछ घंटों बाद वो लोग सारे इंग्रेडिएंट्स लेकर आ चुके होते हैं और केक बनाने के लिए साथ मिलकर ट्रे की हेल्प करते हैं। पर अब भी इसमें कुछ कमी थी, इसलिए ट्रे दोबारा से कुछ और इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट बनवाता है। जिसके बाद एनमा और ड्यूस शॉप में आते हैं, जहां उन्हें सारा सामान मिलेगा। और यहाँ तो भाई शॉप का ओनर लिस्ट देखकर बस अपने मैजिक से ही सारे सामानों को क्रिएट कर देता है। सब कुछ लेने के बाद जब वो लोग वापस जा ही रहे होते हैं कि तभी एक स्टूडेंट ड्यूस से टकरा गया और सारे के सारे अंडे फूट जाते हैं। जो देख ड्यूस को बहुत ही गुस्सा आता है कि तूने आखिर बर्बाद कैसे कर दिए, अब तू भरेगा इसके पैसे। और इससे पहले कि एनमा उसे रोकता, ड्यूस उसे मारना शुरू कर देता है। एनमा कहता है यार रुक जाओ, नहीं तो अकेडमी रस्टिकेट हो जाओगे। मौका मिलते ही वो लोग तो भाग निकलते हैं, पर ड्यूस बहुत परेशान होता है कि यार मैंने क्या किया, मैंने फिर से लड़ाई किया। और यहाँ पर यार हमें ये बातें पता लगती है कि अपने पुराने दिनों में ड्यूस बहुत ही गुस्से वाला हुआ करता था, बस जहाँ उसका मन करे किसी से भी लड़ता रहता। पर एक दिन जब उसे रियलाइज हुआ कि उसकी इन हरकतों की वजह से उसकी माँ को कितना झेलना पड़ता है, तो उसी दिन से उसने खुद से वादा किया कि अब वो जिंदगी में कभी किसी से नहीं लड़ेगा। पर आज उसने वो वादा भी तोड़ दिया, इसलिए बहुत परेशान होने लगता है। तो एनमा समझाता है कि देखो इस बार तुम्हारी गलती नहीं, कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, इसमें इतना परेशान मत हो। जिसके बाद अब दोनों
सारा सामान लेकर ट्रे के पास पहुंचते हैं, जहां वो थोड़ी देर में ही सबके लिए एक पेस्ट्री बनाकर तैयार कर देता है, जिसका टेस्ट भी सच में लाजवाब था। ट्रे सबसे उनके फेवरेट खाने के बारे में पूछता है और सभी पेस्ट्रीज पर अपना कोई मैजिक इस्तेमाल करता है, जिसके बाद तो उस पेस्ट्री का टेस्ट उनके फेवरेट खाने जैसा हो चुका था। और अब एस को रिडल के लिए बनाई हुई पेस्ट्री देते हुए कहता है कि कल इसे बर्थडे पार्टी में लाना मत भूलना। पर यहाँ बेचारे एस के लिए दिक्कत यह थी कि उसके गले पर अभी भी कॉलर लगा हुआ है, इस वजह से वो आज भी अपने डोम में नहीं जा सकता। तो एनमा के उस आलिशान कैंपस में रुकने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं। दूसरी तरफ ट्रे और कैटर जब वापस अपने डोम में आते हैं तो यहाँ एक नहीं बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऊपर कॉलर लग चुके थे। असल में इन सब ने शहद के साथ नींबू पानी पी लिया था, जो कि रिडल के बनाए रूल्स के खिलाफ था। इसलिए वो सब भी थोड़े परेशान होते हैं कि यार अब तो हम कुछ खा भी नहीं सकते हैं, इससे तो अच्छा है कि हम किसी और हाउस में चले जाएं। तो ट्रे कहता है कि रुको, मैं कल रिडल से बात करके देखता हूँ। पर अंदर ही अंदर वो भी अच्छे से जानता था कि रिडल को मनाना कोई आसान काम तो नहीं है। दूसरी तरफ एनमा जब रात में सो रहा होता है कि तभी उसे एक अजीब से सपना आता है, जिसमें गुलामों के सही से काम न करने पर मालकिन उन्हें सजा देती है। और भाई ये लगाकर एनमा को 2 बार कुछ ऐसे ही सपने आ चुके हैं, इसलिए वो भी परेशान होता है कि आखिर इन सपनों का मतलब क्या है। सुबह होने पर अब सब लोग अनबर्थडे पार्टी के लिए निकलते हैं और इस भाई बस यही दुआ करने में लगा होता है कि प्लीज बस किसी तरह रिडल मान जाए। अरे वाह, आगे तुम लोग चलो जल्दी से अपने पार्टी आउटफिट्स पहन लो। सबको वेलकम करने के लिए कैटर ने अपने ढेर सारे क्लोथ्स बना रखे थे और यहाँ अंदर तो भाई पूरी सजावट रिडल के रूल्स के हिसाब से ही की गई थी। और लो, नाम लिया शैतान हाजिर। अपने राजा साहब बिल्कुल शाही अंदाज में एंट्री लेते हुए कहता है कि हाँ, इस बार तुम लोगों ने सारा काम डिसिप्लिन में किया, मुझे अच्छा लगा। उसका मूड ठीक देखकर रिडल उसे केक ला कर देता है। केक देखकर तो वो और उल्टा गुस्से में पागल ही हो गया, क्योंकि ये केक बनाना उनके रूल से खिलाफ है। लिटरली भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, रिडल के बनाए 810 रूल्स में से इस केक को ना खाना भी एक रूल है। पता नहीं भाई अब इस बंदे को केक से क्या दिक्कत है। बेचारा ट्रे भी बस 300 रूल्स तक ही जानता था, इसलिए खुद जाकर अब रिडल से माफी मांगते हुए कहता है कि माफ कर दो, ये केक मैंने बनाया था, इसकी कोई गलती नहीं। देखो मैं इस केक के लिए मना नहीं कर रहा, पर इस केक को आज के दिन ही हिलाना रूल से खिलाफ है। एनमा कहता है कि मुझे तो नहीं लगता कि ये इतनी कोई बड़ी गलती है, इस केक के यहाँ होने से बाकी को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो आखिर तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो। एस भी अपने जोश जोश में एनमा के साथ देते हुए अपना सारा गुस्सा निकाल देता है। सही कहा तुमने, सारी गलती इस रिडल की ही है, हमेशा बस इसे रूल्स ही बनाने हैं, जहाँ देखो वहाँ रोज घुसाता रहेगा। अब यार चाहते तो सब थे, पर रिडल के सामने उसे खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत किसी में नहीं थी, इसलिए कोई बेचारे एस के साथ नहीं दे रहा होता। रिडल कहता है कि क्या तुम लोग भूल गए, जब से मैं हाउस लीडर बना हमारा कोई भी मेंबर फेल नहीं हुआ, क्या इतना काफी नहीं है मेरी काबिलियत साबित करने के लिए। रिडल का कहना था कि भाई वो जो भी कर रहा है अपने साथियों के भले के लिए कर रहा है, पर ड्यूस, एस और एनमा अभी इस चीज के खिलाफ होते हैं। तो अपने राजा साहब गुस्से में उन सब के गले पर कॉलर लगा देते हैं और उठा के पार्टी से बाहर फेंक देता है, जो देख ट्रे काफी परेशान हो रहा था, क्योंकि रिडल पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। वो बचपन में हमेशा खुश रहा करता, और उसकी माँ इतनी स्ट्रिक्ट थी कि उसे हर छोटी बात पर डांटा करती। और एक समय तो ऐसा आया कि रिडल का खेलना कूदना भी बंद कर दिया गया, और इसी वजह से आज वो ऐसा बन चुका है। इधर ये चारों कॉलर पहनकर परेशान बैठे होते हैं कि पता नहीं भाई अब ये कब हटेगा, कि तभी अचानक ही ऊपर से एक लटकता हुआ सर सामने आ गया, जो देख उन सबकी फट जाती है, पर फिर वो पूरी तरह सामने आ जाता है। इस पूछता कि आखिर तुम हो कौन। ओ मेरा नाम तो बहुत बड़ा है, पर तुम मुझे शॉर्ट में चैन्या कह सकते हो, और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम लोगों के साथ क्या हुआ है, वैसे भी तुम लोग कुछ नहीं कर सकते, वो बचपन से ही ऐसा है। इस पूछता है तो क्या तुम रिडल को बचपन से जानते हो। हाँ शायद ऐसा कह सकते हैं, तुम्हें जाके सीधा ट्रे से क्यों नहीं पूछते, दोनों ही बचपन के काफी अच्छे दोस्त हैं। और इतना बताकर चैन्या गायब हो जाता है। ये लोग भी थोड़े हैरान होते हैं कि अगर ऐसा है तो ट्रे ने हमसे बात क्यों छुपाई, इसलिए अब रात में सीधा ट्रे से ही पूछने आते हैं कि आखिर सच क्या है। तो बताता है कि हाँ तुमने सही सुना, हम एक दूसरे को काफी पहले से जानते हैं, बचपन से ही उसकी जिंदगी डिसिप्लिन पर चलती रही। रिडल के पेरेंट्स हमारे टाउन की फेमस हीलर्स थे, और उसकी माँ तो इतनी स्ट्रिक्ट थी कि रिडल से अगर छोटी सी भी गलती हो जाती तो उसे कड़ी सजा मिलती। उसे कभी ढंग से प्यार मिल ही नहीं पाया, और वो बचपन से ही बस ये सब सहता आ रहा है। इसी वजह से वो आज इतना बदल चुका है कि उसे जरा भी पसंद नहीं कि कोई रूल्स तोड़े। इसलिए ट्रे भी आज तक चाह के भी इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाया कि रिडल को बता सके कि उसका ये तरीका गलत है। क्या मतलब, कहने को तुम उसके दोस्त हो, पर उसे कभी हिम्मत जुटाकर कह नहीं सके कि आखिर क्या सही है और क्या गलत। तुमने तो कभी कोशिश भी नहीं की, दोस्त कहलाने के लायक नहीं हो तुम। ये सब सुनकर ट्रे को काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है कि तभी इतने में पीछे से प्रोफेसर आ जाता है, जिसने उनकी पूरी बातें सुन ली थी, और कहता है कि अगर तुम लोगों को रिडल से इतनी ज्यादा दिक्कत है तो तुम खुद क्यों नहीं हाउस लीडर बन जाते। ऐसा करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं, तुम्हें बस रिडल को चैलेंज करके हराना होगा। जो सुन एस भी जोश जोश में हाँ कर देता है। उसके मन में पहली लड्डू फूटने लगते हैं कि अगर वो हाउस लीडर बन गया तो रिडल उससे खुद माफी मांगने आएगा। पर दिक्कत ये थी कि इस बैटल में सिर्फ और सिर्फ मैजिक का ही यूज हो सकता है, जो सुन दोनों की फट जाती है, क्योंकि यहाँ मैजिक के मामले में रिडल को कोई हरा ही नहीं सकता। पर फिर भी अब हाँ कर दिया तो लड़ना तो पड़ेगा ही। तो इसलिए अब सुबह होते ही एनमा, ड्यूस, एस और ग्रिम चारों एक साथ रिडल को चैलेंज करने के लिए आते हैं। और क्योंकि इस फाइट में मैजिक यूज होना था तो प्रोफेसर रिडल से कहकर उनके गले से कॉलर हटवा देता है। रिडल कहता है कि हाँ हाँ खुश हो लो, बस थोड़ी देर की बात है, वैसे ये कोई मजाक चल रहा है क्या जो तुमने इतनी अजीब सी चीज पहनी है। तो एनमा कहता है कि नहीं, ये मेरा आर्मर है जो मैंने ड्यूस को दिया है। भाई ये क्या पहना दिया इसे। अब प्रोफेसर के इशारा करते ही फाइट शुरू होती है, जहाँ रिडल सबसे पहले अपना अटैक करता है, जिसके असर से ही ड्यूस और एस दूर जाकर गिरते हैं, और बस इसी के साथ रिडल ये मैच जीत गया। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। रिडल
रिडल कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इतने कम लेवल पर होने के बाद भी मुझे चैलेंज करने की? क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें जरा भी तमीज नहीं सिखाई? रिडल भाई फ्लो में उनकी कुछ ज्यादा ही बेइज्जती करने लग गया था, जो देख एस अचानक ही उठकर जड़ के एक पंच मारता है। तो अपने आप को बहुत महान समझता है क्या? तेरे माँ बाप क्या बहुत अच्छे थे? उन्होंने तो बड़े अच्छे से पाला ना तुझे। चल यही बता दे कि इतने सालों में क्या तूने अब तक कोई दोस्त बनाया? अपनी माँ के स्ट्रिक्ट रूल्स के कारण तेरी मैजिकल पावर्स तो बढ़ गई, पर तेरे अंदर के इमोशंस बिल्कुल ही खत्म हो चुके हैं, इसलिए आज तू ऐसा बन गया। तभी यहाँ पर रिडल के कुछ पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ उसकी माँ उसके अपने बर्थडे पर एक वाहियात सा केक खिला रही थी, ये कहते हुए कि इसमें शुगर नहीं होता, तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा ही है। जब भी रिडल ने उनके सामने अपनी मांग रखनी चाहिए तो उसे डांट पटकाट कर चुप करा दिया जाता, और इसी तरह धीरे धीरे उसने अपने दोस्तों को भी खो दिया और अपने बचपन को भी। इधर प्रेजेंट में रिडल अपनी गलतियों को समझने के बजाय उल्टा उन पे और गुस्सा होता है कि आखिर तुमने मेरी बेइज्जती करने की हिम्मत भी कैसे की? समझते क्या हो तुम अपने आप को? यस कहता है कि देखो तुम मानो या ना मानो, तुम्हारी हरकतें अभी एक छोटे बच्चे की तरह है। जो सुन रिडल गुस्से में पागल ही होने लगा था कि तभी उसके ऊपर कुछ अंडे आके लगते हैं, क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स भी उसके रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ हो गए थे और जो भी उनके हाथों में आ रहा था उसे फेंक के मार रहे होते हैं। पर एकदम सही इन सभी का गुस्सा कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था, जो देख एनमा और बाकी लोग उन्हें रोकते हैं और कहते हैं शर्म आनी चाहिए तुम्हें, अपने लीडर को समझाने के बजाय तुम उसकी ही बेइज्जती कर रहे हो। एनमा जाके रिडल से बात करने की कोशिश करता है, पर शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। रिडल कहता है कि तुम साले सब मेरी वजह से इस एकेडमी में टिके हो और आज मुझे ही गलत कह रहे हो। रिडल गुस्से में इतना पागल हो गया था कि सबके गले पर ही कॉलर लगा देता है, और आस पास के माहौल की वजह से रिडल के ऊपर उसकी डार्क साइड ने कब्जा कर लिया था, जिसकी वजह से वो किसी की भी नहीं सुन रहा होता, यहाँ तक कि खुद प्रोफेसर की भी नहीं। एनमा कहता है कि यार यहाँ तो सब कुछ और बिगड़ गया, अब हम भला इसे काबू कैसे करेंगे? देखा मैंने कहा था ना, तुम अब भी एक बच्चे ही हो जो छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाता है। इसकी बातें सुन रिडल इतने गुस्से में आ गया था कि उसकी आंखों में से कुछ अजीब सी चीजें निकलने लगती हैं, और एकदम से ही वो सारे पेड़ों को उखाड़ कर एस की तरफ फेंक देता है, जिससे वो चाह के भी नहीं बच सकता था। लेकिन अगले ही पल ट्रे अपने मैजिक से सबको डिस्ट्रॉय कर देता है और सभी स्टूडेंट्स के गले पर लगा कॉलर भी हट जाता है। और यार यही है ट्रे का स्पेशल मैजिक, वो किसी भी चीज के रूप को बदल सकता है। ट्रे को अंदर ही अंदर इस बात का पछतावा था कि वो तब रिडल के साथ खड़ा नहीं हो पाया जब उसे उसकी जरूरत थी। तभी पास का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ बचपन में एक दिन ट्रे और चैन्या खेलने जा रहे थे। वहीं रास्ते में उन्हें रिडल दिखता है जो अपने घर के अंदर बैठा था, तो वो लोग उसे भी अपने साथ खेलने को बुलाते हैं, और यहाँ पर इन लोगों की मुलाकात रिडल से पहली बार हुई थी। दिन बीतने के साथ उनकी दोस्ती इतनी अच्छी हो गई थी कि वो लोग रोज रोज खेला करते और साथ में खूब मजे भी करते। इसी बीच ट्रे को जब पता लगता है कि रिडल की माँ उसे कभी भी कुछ मीठा खाने नहीं देती, तो वो उसे अपने फादर की बेकरी शॉप पर ले आता है अच्छे अच्छे केक खिलाने के लिए। और यही रिडल ने पहली बार इतनी सारी शानदार मिठाइयाँ देखी थी और टेस्ट भी करी। ट्रे और चेन्नई के पास होने की वजह से वो हमेशा खुश रहा करता, पर अब प्रेजेंट में हालात काफी ज्यादा बुरे हो गए थे। ट्रे रिडल को शांत करने की कोशिश तो कर रहा होता है, पर उसके दिमाग में अभी बस यही बात चल रही थी कि ट्रे उसके खिलाफ खड़ा है। मतलब तुमने भी मुझे धोखा दे दिया, इतने सालों तक मैं अपनी सारी इच्छाओं को मारता रहा ताकि खुद को साबित कर सकूं, पर अब तुमने भी मेरे साथ छोड़ दिया। ये सब सोचकर रिडल इतने गुस्से में आ चुका था कि उसने अपने ऊपर से पूरा कंट्रोल ही खो दिया। डार्क पावर्स पूरी तरह उस पर हावी हो गई होती हैं, इतनी ज्यादा कि वो खुद को भी खो देता है, जिसके बाद वो बन जाता है डार्क क्वीन। वाह क्या बात है, ऐसी ताकत तो मैंने आज तक महसूस नहीं की। अब बताओ तुम लोगों में से कौन कौन था मेरे खिलाफ? हर कोई ये देखकर हैरान होता ही है कि तभी अचानक रिडल के पीछे से एक मॉन्स्टर सामने आता है जो रिडल की डार्क पावर से बना था। प्रोफेसर को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर मेरे रहते ये कैसे हो गया, एक स्टूडेंट ओवरप्लॉट कैसे हो गया। यहाँ मैं बता दूं कि ओवरप्लॉट एक ऐसी कंडीशन है जिसे सभी स्टूडेंट्स को बच के रहना चाहिए, क्योंकि जब भी मैजिक पावर्स यूज की जाती है तो वो अपने पीछे पीछे कुछ नेगेटिव एनर्जीज को भी छोड़ती है। जो मेज अपने ऊपर से जितना कंट्रोल खोएगा उतना ही वो नेगेटिव एनर्जी उसके ऊपर हावी होने लगेगी, और एक टाइम ऐसा आता है जब वो मेज उस काले अंधेरे में पूरी तरह खुद को खो देता है। प्रोफेसर कहता है कि हमें जल्दी कुछ करना होगा, अगर ऐसा ज्यादा देर तक रहा तो रिडल की जान भी जा सकती है, जल्दी उसे होश में लाना होगा। पर इससे पहले कि वो लोग कुछ सोच पाते, रिडल अपने मॉन्स्टर के जरिए कुछ खतरनाक अटैक्स करता है जो इतना पावरफुल था कि खुद प्रोफेसर को उसे रोकना पड़ा। रिडल कहता है कि अब पछता के क्या फायदा, मेरी बेइज्जती करने से पहले सोच लेना चाहिए था, और वो एक के बाद एक लगातार अटैक्स करने शुरू कर देता है, जिसे इस बार तो प्रोफेसर भी खुद नहीं रोक पा रहा होता। इसलिए सभी स्टूडेंट्स को भागने के लिए कहता है, क्योंकि वो इसे और ज्यादा नहीं संभाल सकता। लेकिन वो लोग भी पीछे हटने वाले कहाँ थे, एक साथ मिलकर उसका सामना करने का फैसला करते हैं। हालांकि इनके हमलों से रिडल को ज्यादा कोई फर्क पड़ नहीं रहा होता, पर इसके बावजूद वो लोग हार नहीं मानते हैं। ट्रे मनी मन सोचता है कि मैं पहले ही बहुत भाग चुका, पर इस बार नहीं, इस बार रिडल को मेरी जरूरत है। कैटर चिल्लाते हुए कहता है कि भाई पागल हो गए हो क्या तुम सारे, उसके सामने टिक नहीं पाओगे, भागो यहाँ से। पर भाई इन लोगों ने भी फैसला कर ही लिया था, तो कैटर चाहे कितना भी कह ले हिल ही नहीं रहे होते, इसलिए अब उस बेचारे को भी रुकना ही पड़ता है। इधर ये लोग जब रिडल को रोकने में लगे होते हैं तो प्रोफेसर घायल स्टूडेंट्स को लेकर बाहर निकालने में लग जाता है, पर इस बार वो आसमान से कई सारे नीडल्स बरसा देता है, जिनसे बचना बेहद ही मुश्किल था। रिडल एक साथ कई हजारों नीडल्स को उनकी तरफ फेंक देता है, जिसका वो लोग बड़ी मुश्किल से ही सामना कर पा रहे होते हैं। पर इसी बीच एनमा देखता है कि ग्रिम तो बुरी तरह फंस चुका है, और जैसे ही उसे निकालने जाता है तो इन नीडल्स की डार्क पावर्स उन दोनों को ही अपने अंदर खींचने लग जाती है, जो देख ट्रे एक सेकंड में उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब टाइम बीतने के साथ रिडल तो भाई और भी ज्यादा गुस्से में आ चुका होता है, और सबको एक दूसरे से अलग करके मौका देख कर भी उसके ऊपर कुछ नीडल से वार करता है, जो कि बस उसे लगने ही वाला था कि तभी कैटर बीच में आ गया, जो देख सब डर जाते हैं कि शायद कैटर अब नहीं बचेगा। पर ये तो बस उसका क्लोन था, उसने ऑलरेडी अपने कई सारे क्लोन्स बना रखे होते हैं। और इसके बाद तो रिडल के अगले कई सारे अटैक्स को ट्रे और कैटर इजीली रोक देता
होते हैं। एनिमा और बाकी सबके एक साथ मिलकर काम करने की वजह से रिडल का कोई भी अटैक नहीं लगता, जो देख उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। मैंने तो कभी कोई रूल्स नहीं तोड़े, हमेशा नियमों का पालन किया, तो आखिर ये लोग मेरे सामने तक टिके कैसे हैं। एनिमा समझ जाता है कि अब यही सही वक्त है और अपना वही सूट पहनकर रिडल का सारा ध्यान खुद के ऊपर खींच लेता है, जिससे सारे के सारे अटैक्स उसके ऊपर ही होने शुरू हो जाते हैं। पर हैरानी की बात तो ये थी कि एनिमा बिना किसी मैजिक के उन सभी हमलों को रोक पा रहा था, वो भी बस अपनी स्वॉर्ड से। और जैसे रिडल गुस्से में पागल होकर एनिमा को जान से मारने की कोशिश करता है तो ट्रे और बाकी सब उसके सारे हमलों को रोकने में लग जाते हैं। उसे खुद के इतना करीब आता देख रिडल एक बड़ी सी स्वॉर्ड बना के मारने की कोशिश करता है, लेकिन एनिमा पता नहीं कैसे उस सब से बचते हुए सीधा उस मॉन्स्टर पे वार करके उसे पूरी तरह खत्म कर देता है। और अब धीरे धीरे रिडल को भी थोड़ा बहुत होश आने लगा था और उसे अपने बचपन की कुछ बातें याद आने लगती हैं, जहां वो हमेशा से बस इन रूल्स पर जीता आ रहा था। उसे समझ में आ जाता है कि कैसे इन रूल्स के चक्कर में उसने अपना सारा बचपन ही खो दिया। जैसे बचपन में उसकी माँ हमेशा उसे कैद रखा करती, आज फिर से वो वैसे ही खुद में कहीं कैद हो चुका था। वो आसपास देखकर काफी घबरा रहा होता है कि आखिर मैं कहाँ आ गया, ये कौन सी जगह है। उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, पर तभी अचानक सामने से एक तेज रोशनी चमकती है और एक हाथ उसकी तरफ बढ़ने लगता है, जिसके बाद अगले पल जब उसकी आंखें खुली तो सामने ट्रे उसका हाथ पकड़े बैठा था। प्रोफेसर को भी थोड़ी राहत मिलती है कि चलो फाइनली ये होश में आ गया, सब ठीक हो गया। क्या बोल रहे हो, कौन सी चीजें ठीक हुई, अभी इसकी वजह से हम सब लोग मरने वाले थे, इसे अंदाजा भी है। कैटर कहता है कि भाई जरा शांत हो जा, अभी तो वो होश में ही आया है। लेकिन तब रिडल कहता है कि मैं समझ चुका हूँ, मैं गलत था, मैं हमेशा से उन मीठे केक्स को खाना चाहता था, मैं भी अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताना चाहता था, पर इन फालतू रूल्स की वजह से मैंने सब खो दिया। और रिडल जोर जोर से रोने लगता है, जो देख एस कहता है कि भाई ये क्या हुआ, हमारे राजा साहब तो एक बच्चे की तरह रो रहे हैं। ड्यूस कहता है कि भाई क्यों माहौल खराब कर रहा है, अभी तो मुंह बंद कर ले। इधर ट्रे भी रिडल से माफी मांगता है क्योंकि वो कभी भी बचपन में उसके लिए कुछ कर नहीं पाया और वादा करता है कि अब वो हमेशा उसके साथ रहेगा। रिडल को भी अपनी गलती का पछतावा हो चुका था, इसलिए सभी हाउस मेंबर से माफी मांगता है। तो एस कहता है कि अच्छा बेटा, तुझे क्या लगता है एक सॉरी बोल के सब ठीक हो जाएगा। और भाई पहली बार अपने राजा साहब बड़े प्यार से पूछते हैं तो फिर मुझे क्या करना चाहिए। देख यार, एक तो एक ऐसी भोली शक्ल मत बना, तेरी वजह से ही मैं पार्टी एंजॉय नहीं कर पाया, तो सबसे पहले अनबर्थडे पार्टी को फिर से ऑर्गेनाइज कर और इस बार केक तो खुद बना कर लाएगा, शायद तब मैं तुझे माफ कर दूंगा। तो रिडल मान जाता है और अब बेचारे को मलहम पट्टी करने के लिए हॉस्पिटल ले जाते हैं। फाइनली अब उन्हें रूल से छुटकारा मिल चुका था, तो कैटर अब मन ही मन सबका शुक्रिया अदा करता है। अगले दिन अब दोबारा से अनबर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है, जहाँ अपने राजा साहब हर बार की तरह बड़े शान से एंट्री लेते हैं और इस बार सर को केक से कोई दिक्कत भी नहीं थी। पर तभी उसकी नजर गार्डन में लगे उन फूलों पे पड़ती है जिनमें कलर नहीं हुआ था। सबकी डर के मारे फट जाती है कि भाई कहीं ये गुस्से में फिर से पागल ना हो जाए, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होता। रिडल शांति से खुद उन फ्लावर्स को रंग देता है, जो देख सब खुश होते हैं कि चलो फाइनली ये बदल गया। इतना ज्यादा बदल गया कि खुद सबके लिए केक बना कर लाया होता है, जिसका टेस्ट तो लाजवाब था। मजाक कर रहा हूँ, बेहद ही घटिया बना था, क्योंकि राजा साहब ने गलती से केक में चीनी की जगह नमक मिला दिया था, जो देख वो लोग भी काफी हंसते हैं। और एनिमा अपने नए कैमरे से इन खूबसूरत पलों की तस्वीरें खींचता है। तभी रिडल की नजर चेन्नई पे पड़ती है, जो उन लोगों से मिलने आया था, लेकिन एनिमा और बाकियों को इसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं होता कि आखिर ये कौन है। तो ट्रे बताता है कि दरअसल चेन्नई हमारे बचपन का ही एक दोस्त है, जो दूसरे स्कूल में पढ़ता है, रॉयल स्वॉर्ड एकेडमी, जो इन लोगों की एकेडमी का राइवल है। और जल्द ही कुछ दिनों में इन दोनों ही एकेडमीज के बीच एक जबरदस्त कॉम्पिटिशन होने वाला है, जहाँ दोनों ही एकेडमीज के बेस्ट स्टूडेंट एक दूसरे का सामना करेंगे। इधर इन लोगों की पार्टी शार्टी चल रही होती है और दूसरी तरफ सवाना क्लॉ के लियोन को दिखाया जाता है, जिसने इस होने वाले कॉम्पिटिशन के लिए कुछ बहुत ही खतरनाक प्लान कर रखा था। और भाई इसी के साथ इस एनिमे का सीजन 1 यहीं पर एंड होता है। फिलहाल तो अभी तक इसका एक ही सीजन आया है, जब अगला सीजन आएगा तो जल्दी वो तुम्हें यहाँ देखने को मिल जाएगा। तब तक के लिए अपने सामने ये स्क्रीन पर आ रहे कुछ एनिमेज देख सकते हो, बाकी लाइक जरूर करके जाना।